हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अगत तंत्र का चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर देखें कि एग्ज़ाम वेटेज की बात करें तो एमसीक्यू आएगा, यस हाँ आएगा इसके अंदर। एसीक्यू आएगा, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। एलएक्यू नहीं आने वाला। तो बस इतने ही पढ़ेंगे जितना कि हम एसीक्यू को अच्छे से लिख सकें एग्ज़ाम पे। तो देखो एनसीआईएसएम का जो सिलेबस टॉपिक है उसी की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाता नहीं हूँ और ना ही कुछ बताता हूँ। जो एनसीआईएसएम का जो सिलेबस होता है वही हम सिर्फ कवर करते हैं। तो पहला इसमें दो टॉपिक दे रखा है। इसमें पहला टॉपिक है हेयरआर्की एंड मेजर डिविजन्स ऑफ फॉरेंसिक लैब सर्विसेज एंड सेकंड है न्यूअर टेक्निक्स एंड रिसेंट एडवांसेस, जिसमें आ गया पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस एंड डीएनए प्रोफाइलिंग की बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपना हायरार्की एंड मेजर डिविजन्स ऑफ फॉरेंसिक लैब सर्विसेज। इंट्रोडक्शन देखें तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, जिसको एफएसएल बोलते हैं, याद रखना एफएसएल मतलब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, या फिर बोल सकते हो या लेबोरेटरीज भी बोल सकते हो, ठीक है। डेट एनालाइज फिजिकल एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम क्राइम सीन्स। क्या करता है? एनालाइज करता है क्या फिजिकल एविडेंसेस को जो कि क्राइम सीन से कलेक्ट किए गए होते हैं। देयर प्राइमरी गोल इज़ टू प्रोवाइड साइंटिफिक एड, साइंटिफिक मदद देना होता है किसे? टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय एग्जामिनिंग एविडेंसेस एंड टेस्टिफाइंग इन द कोर्ट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कोई समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, क्योंकि यही हमारा है क्वेश्चन। पहला टॉपिक है हायरार्की एंड मेजर डिविजन्स ऑफ फॉरेंसिक लैब सर्विसेज। तो हायरार्की की बात कर लेते हैं। इन इंडिया द फॉरेंसिक साइंस सेटअप इज़ ऑर्गेनाइज्ड अंडर 3 tier स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? 3 tier स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज है, ठीक है। और जिसमें से फर्स्ट है सेंट्रल, फिर है स्टेट, फिर है स्टेट एंड रीजनल हो गया, फिर तीसरा है मोबाइल लेवल्स, यानी कि जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी बोल सकते हैं। तो 3 tier स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल की बात कर लेते हैं। हायरार्की की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना हम क्या, पहला जो क्वेश्चन था हायरार्की एंड मेजर डिवीजन, तो पहले हायरार्की की बात करेंगे, उसके बाद मेजर डिवीजन की बात करने वाले हैं। तो हायरार्की में सबसे पहले हम देखने वाले ये 3 tier स्ट्रक्चर है, जिसमें से पहला सेंट्रल है, दूसरा स्टेट है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो या मोबाइल लेवल्स के बोल सकते हो। तो सेंट्रल लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले सेंट्रल लेवल में ये किसके अंडर होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होता है ये, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है डीएफएसएस। ये डीएफएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। डायरेक्टरेट फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज का फुल फॉर्म क्या हो गया? डीएफएसएस का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द नोडल एजेंसी। व्हाट इज़ द नोडल एजेंसी? नोडल एजेंसी होते क्या? नोडल एजेंसी इज़ द बोल सकते हो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एक स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स या स्पेसिफिक एम के थ्रू वो काम करते हैं, ठीक है। उसको नोडल एजेंसीज बोलते हैं। नोडल एजेंसी इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, ठीक है। डेट एडवाइसेज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन फॉरेंसिक मैटर्स। फॉरेंसिक मैटर पे एडवाइस करता है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों को। इट कंट्रोल्स द सीएफएसएल। सीएफएसएल क्या होता है? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, ठीक है। ये क्या था? डीएफएसएस, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। डीएफएसएस और सीएफएसएल में डिफरेंस है, ठीक है। डीएफएस सबको कंट्रोल करता है, सबको, किसको? सीएफएसएल को। लेकिन एक्सेप्ट सीएफएसएल में भी एक्सेप्ट कौन है? अंडर द सीबीआई, एक्सेप्ट द वन अंडर जो सीबीआई के अंडर जो सीएफएसएल आता है उसको ये कंट्रोल नहीं करता, बाकी सबको कंट्रोल करता है डीएफएसएस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और जो जिसको ये कंट्रोल नहीं करता, जो कि सीबीआई सीएफएसएल है, उसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो आगे देखने वाले हैं उसका है, इसमें सारे दिए हुए हैं। तो ब्रांच के अंदर देख रहे हैं हम, पहले सेंट्रल है, सेंट्रल के अंदर भी डीएफएसएस है और सीएफएसएल है। अभी बात कर रहे थे सीएफएसएल जो कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? डीएफएसएस। सीएफएसएल मतलब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। दीज आर द एपेक्स, यानी एपेक्स सबसे ऊंचा बताया है, ठीक है। और जबकि इसको कौन कंट्रोल करता है? डीएफएसएस। डेट हैंडल कॉम्प्लेक्स केसेस एंड कंडक्ट आर&डी, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लोकेशन की बात करें तो सीबीआई सीएफएसएल, इसकी बात कर रहा था मैं कि इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, यहाँ तक कि डीएफएसएस भी कंट्रोल नहीं करता, जो कि इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में, अंडर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीएफएसएल। डीएफएसएस सीएफएसएल जो सीएफएसएल कंट्रोल, सारे सीएफएसएल को कंट्रोल करता है डीएफएसएस, जो कि है कोलकाता में है, हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में है, भोपाल में है, पुणे में है, गुवाहाटी में है, राजकोट में भी है, ठीक है। तो ये सारे इतने सारे सीएफएसएल होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं अभी हम। सेंट्रल लेवल में भी 2 पॉइंट्स देखे, एक डीएफएसएस, एक देखे सीएफएसएल। सीएफएसएल में भी 2 तरह का देखे, एक सीबीआई वाला देखे, एक डीएफएसएस वाले देखे। अब तीसरा पॉइंट है जीईक्यूडी। तो जीईक्यूडी क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म जीईक्यूडी? गवर्नमेंट
क्वेश्चनड डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये क्या था, पहले क्या हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये अलग था बॉडी, ये अलग बॉडी थी बिल्कुल, लेकिन अब क्या हो रहा है, मैनी GQDs हैव नाउ बीन मर्ज्ड इनटू द रिस्पेक्टिव CFSL। दे स्पेशलाइज्ड प्योरली इन हैंड राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, यानी कि हैंड राइटिंग चेक करता, यानी कि हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन में और डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, अब सेंट्रल लेवल होता कंप्लीट। अब देखते हैं स्टेट लेवल की बात करते हैं। स्टेट लेवल किसके अंदर होता है, अंडर स्टेट होम मिनिस्ट्री। और DFSS यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी किसके अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेट लेवल में। सबसे पहले देखते हैं स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में देखते हैं SFSL, इसमें भी दो आते हैं, SFSL और RFSL। R से क्या हो जाएगा, रीजनल, S से हो जाएगा स्टेट। तो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी क्या होता है, इट इज़ द मेन लेबोरेटरी ऑफ ए स्टेट, स्टेट का मेन लेबोरेटरी होता है। इट कैटर्स में देखभाल क्या करता है, टू द बल्क ऑफ क्राइम केसेस जनरेटेड विद इन द स्टेट, यूजुअली लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल। फॉर एग्जांपल जैसे हेड कौन होता है इसका, डायरेक्टर होता है, जो कि सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, वो हेड होते हैं इसके। जो SFSL में जो होते हैं उसका हेड होता है सीनियर साइंटिस्ट, जिसको डायरेक्टर बोलते हैं, और ये लोकेटेड होता है एवरी कैपिटल में। और RFSL क्या होता है, ये रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इसको बोलते हैं। ये स्मॉलर ब्रांच होता है SFSL का, लोकेटेड इन द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स ऑफ द स्टेट टू रिड्यूस द केस लोड ऑन द मेन SFSL। यानी कि देखो एक सिंपल, पूरे स्टेट में अगर एक SFSL होता है तो सोचो कितने सारे के स्टेट में क्राइम होते हैं, तो सारे कितने सारे लोड हो जाएगा एक स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पे। तो उस लोड को घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एक और होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसको बोलते हैं रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो अलग अलग जोन में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है टू रिड्यूस द केस लोड। ठीक है, एंड प्रोवाइड फास्टर रिपोर्ट्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज़ रेंजेस विद इन द स्टेट। अब 2 लेवल कंप्लीट हुआ, अब 3rd लेवल की बात करते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल लेवल जिसको बोलते हैं। इसको MFSL बोलते हैं या फिर MFSV भी बोलते हैं, V से हो जाएगा वैंस। ठीक है, मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट्स। ठीक है, या फिर लेबोरेटरी बोल सकते हो। वैंस इक्विप्ड विथ किट्स फॉर प्रीलिमिनरी टेस्टिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड, ड्रग्स एंड एविडेंस कलेक्शन टूल्स। ठीक है, फंक्शंस के क्या, दे विजिट द क्राइम सीन इमीडिएटली टू सिक्योर द एविडेंस बिफोर इट गेट्स कॉन्टामिनेटेड। दे डू नॉट यूजुअली परफॉर्म डिटेल्ड लैब एनालिसिस, जस्ट प्रीलिमिनरी चेक्स एंड पैकेजिंग। इसका इतना कुछ काम नहीं होता, बस एविडेंस को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब अपना हेयरआर्की होता है कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन था हेयरआर्की एंड मेजर डिवीजन की बात थी। अब मेजर डिवीजन देखते हैं। मेजर डिवीजन्स देखें आप फॉरेंसिक लैब का, तो स्टैंडर्ड फॉरेंसिक लेबोरेटरी इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक सेक्शंस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एविडेंस एनालाइज। मतलब सबसे पहला है केमिकल साइंस डिवीजन। देखो कितने तरह के इसमें डिवीजन है, पहले मैं बता दूँ। देखो एक हो जाएगा फिजिकल डिवीज़न, ठीक है, फिजिकल, फिर हो जाएगा केमिकल, फिर हो जाएगा बायोलॉजिकल, फिर हो जाएगा स्पेशल डिवीज़न। ठीक है, स्पेशल में तो इस तरह का टोटल जैसे देखा जाए तो ब्रॉडली 4 तरह का होता है। ठीक है, इसका डिवीज़न फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं केमिकल का, केमिकल साइंस डिवीज़न में। और केमिकल के अंदर भी कौन कौन से लेबोरेटरी अंदर आते हैं, देखो ये ब्रॉड कैटेगरी है। केमिकल के अंदर भी हैं, जैसे देखो CTE, मतलब कि इसको ऐसे याद रख सकते हो, केमिकल साइंस डिवीज़न में ETC से आप याद रख सकते हो। E से आ जाएगा एक्सप्लोसिव सेक्शंस, T से आ जाएगा टॉक्सिकोलॉजी सेक्शंस और C से आ जाएगा केमिस्ट्री सेक्शंस। तो केमिकल साइंस डिवीज़न में 3 कैटेगरी हैं, 3 मेजर डिवीजन्स। मेजर डिवीजन्स हमने देख लिया, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, स्पेशल। और मेजर डिवीजन में सब डिवीजन भी है। देखो केमिकल सेक्शन में क्या करते हैं, एलिसिट ड्रग्स। एलिसिट मतलब क्या होता है, गैर कानूनी जो ड्रग्स होते हैं उसकी बात हो रही है। स्प्यूरियस लिक्विड, लिकर, स्प्यूरियस मतलब नकली जो होते हैं, शराब वराब, उसकी एनालिसिस की जाती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जाती है, आर्सन रेजिड्यू की एनालिसिस की जाती है, और एसिड अटैक केसेस की इसमें एनालिसिस की जाती है केमिस्ट्री सेक्शन में। टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में क्या इसमें काम है, एनालिसिस ऑफ वाइसरा, मतलब कि बॉडी ऑर्गन्स और फ्लूइड्स टू डिटेक्ट द पॉइजन्स इन सुसाइड और मर्डर केस, यानी कि ऑर्गन्स की इसमें जांच की जाती है, और इन केस ऑफ पॉइजन्स अगर मर्डर होता है या सुसाइड करता है तो। ठीक है, और फिर एक्सप्लोसिव सेक्शन में क्या देखते हैं, बॉम्ब रेजिड्यू, IED, गन पाउडर, केमिकल्स यूज्ड इन एक्सप्लोजन्स, RDX, TNT, ये सारे एक्सप्लोसिव सेक्शंस में चले जाते हैं। ठीक है, तो केमिकल डिवीजन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं बायोलॉजिकल डिवीजन। ठीक है, बायोलॉजिकल डिवीजन में भी कौन कौन से आते हैं, बायोलॉजी सेक्शन, सेरोलॉजी सेक्शन और DNA प्रोफाइलिंग सेक्शन आ जाता है। तो बायोलॉजी सेक्शन देखते हैं पहले। बायोलॉजी सेक्शन में क्या क्या समझ, वही सारी चीज़ें, बायोलॉजिकल चीज़ें आ जाएगी, हेयर, फाइबर्स, बोटेनिकल रिमेन्स, ये सारी चीज़ों को क्या करी जाती है, एनालिसिस की जाती है। और फिर सेरोलॉजी सेक्शन में देखो, सेरोलॉजी मतलब लिक्विड से बात हो रही है, फ्लूइड्स की बात होगी, तो बॉडी फ्लूइड्स की इसमें एनालिसिस की जाएगी, जैसे ब्लड, सीरम, सलाइवा, यूरिन, स्वेट, ये सारी चीज़ों की एनालिसिस की जाएगी। फिर उसके बाद DNA प्रोफाइलिंग में आपको पता ही है कि इसमें DNA की एनालिसिस की जाएगी। ठीक है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन यूज्ड इन पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ एंड सेक्शुअल असॉल्ट केसेस, ये सारी चीज़ों में DNA प्रोफाइलिंग की इस्तेमाल किया जाता है। तो DNA प्रोफाइलिंग है बायो साइंस, सेरोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन किसके अंदर आते हैं, बायोलॉजिकल साइंस डिवीज़न, जो कि एक मेजर डिवीज़न है। और फिर एक और मेजर डिवीज़न
कंप्लीट होता है। अब देखते हैं थर्ड मेजर डिवीज़न जो कि है फिजिकल साइंस डिवीज़न। हमने केमिकल देख लिया, बायोलॉजिकल देख लिया, अब फिजिकल साइंस डिवीज़न देखने वाले हैं। फिजिकल साइंस डिवीज़न में भी 3 है, फिजिक्स सेक्शन, बैलिस्टिक सेक्शन और वॉइस आइडेंटिफिकेशन सेक्शन। ठीक है, तो इसको देखो, फिजिक्स सेक्शन में क्या क्या एनालिसिस होगा, एनालिसिस ऑफ द पेंट फ्लेक्स। पेंट फ्लेक्स क्या होता है, जो पेंट का जो पपड़ी होता है ना, पपड़ी को ही बोलते हैं, ठीक है, पपड़ी जो गिर जाता है उसी की। तो पेंट फ्लेक्स के एनालिसिस करते हैं, ग्लास फ्रैक्चर्स के करते हैं, सॉइल कंपैरिजन करते हैं, टूल मार्क्स के करते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ द इरेज्ड चेसिस नंबर ऑफ इंजन का जो होता है वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, रीस्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, बैलिस्टिक सेक्शन में क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ द फायर आर्म। फायर आर्म को एनालिसिस किया जाता है, एम्यूनिशन को करा जाता है, गन शॉट रिजिड्यू, और फिर डिटरमाइनिंग द रेंज और एंगल ऑफ फायर, मैचिंग ए बुलेट टू ए स्पेसिफिक गन। ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, बैलिस्टिक सेक्शन। मान ली किसी का मर्डर हो गया हो, किसी ने गन शॉट से, गन से किसी का मर्डर हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस सेक्शन में जाएगी। सबसे पहले देखो, मेजर डिवीजन फिजिकल साइंस डिवीजन में जाएगा, फिजिकल साइंस डिवीजन में भी किस में जाएगी, बैलिस्टिक सेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं वॉइस आइडेंटिफिकेशन एंड अकॉस्टिक्स में, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम रिकॉर्डेड ऑडियो कॉल्स। कभी कभी जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है रैंसम कॉल्स। रैंसम कॉल्स किसको बोलते हैं, जैसे बहुत सारे रैंसम कॉल्स आते रहते हैं। जैसे मेरे पापा के पास भी गया था, और हमारे कॉलेज में तो बहुत सारे बच्चों के पास गया था कॉल कि आपकी बेटी किडनैप हो चुकी है, इतने रुपए दो तब जाके छोड़ूंगा। तो वो इस तरह के जो कॉल आते हैं ना, जो पैसे की डिमांड करते हैं, वो सारे रैंसम कॉल्स के अंदर आ जाते हैं। तो उस ऐसे कॉल्स का जो रिकॉर्डेड ऑडियो होते हैं उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, ये करता है फिजिकल साइंस डिवीजन, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर करता है, और उसमें भी वॉइस आइडेंटिफिकेशन सेक्शन होता है, वो करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं लास्ट सेक्शन जो कि स्पेशलाइज्ड डिवीजन्स, और इसमें भी कितने तरह के आते हैं, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, साइबर फोरेंसिक, फिंगरप्रिंट सेक्शन वाले, फोरेंसिक साइकोलॉजी वाले, लाई डिटेक्शन, सारी चीज़ें आते हैं, ये सारे स्पेशलाइज्ड में आ जाते हैं। और भी इसके अंदर आते हैं, जैसे हम 4 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स हमने पहले भी देखा था, इसके अंदर क्या एनालिसिस करता है, हैंड राइटिंग एनालिसिस होती है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ फोर्जरी, इंडेंटेड राइटिंग, एग्जामिनेशन ऑफ फेक करेंसी नोट्स, पासपोर्ट्स, स्टैम्प पेपर्स, ये सारी चीज़ें कौन करता है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स करते हैं। ये भी एक सेक्शन होता है। अब साइबर एंड डिजिटल फोरेंसिक देखें तो एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, हार्ड ड्राइव्स, सिम कार्ड्स, ये सारी चीज़ों की एनालिसिस होती है। ठीक है, फिंगरप्रिंट सेक्शन में पता ही आपको क्या होता है, डेवलपिंग लेटेंट प्रिंट्स फ्रॉम द क्राइम सीन्स एंड कंपेयरिंग देम विद द सस्पेक्ट प्रिंट्स। ठीक है, फिर लाई डिटेक्शन में क्या होता है, टेक्निक है जो कि पॉलीग्राफ जैसे लाई डिटेक्टर मशीन होती है उसके थ्रू चेक करा जाता है। नार्को एनालिसिस, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर, जिसको BEOS प्रोफाइलिंग बोलते हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। और इसी के साथ वैसे देखा जाए तो अभी देखो हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला फर्स्ट, और 2 ही टॉपिक है इस चैप्टर के, तो पहले टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अब देखते हैं फ्लो ऑफ एविडेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए देखो कैसे कैसे होता है, ये देखो जानकारी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़। देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, क्राइम सीन पे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एविडेंस। ठीक है, एविडेंस कलेक्ट हुआ बाय द IO, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गया और एविडेंस को कलेक्ट किया। फिर मोबाइल यूनिट वाला हमने देखा था, मोबाइल यूनिट देखो हमने 3 तरह के पढ़े थे, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में था मोबाइल यूनिट वाला था ना, उसी की बात हो रही, जो वैन होता था, वैन में सारे उसका काम ही था कि क्राइम सीन पे जाना और क्या करना, एविडेंस को कलेक्ट करना और पैक करना, ये सारी चीज़ें उसी की थी। तो उसके थ्रू मतलब एविडेंस को कलेक्ट हो गया। ठीक है, अब एविडेंस को क्या करा जाएगा, एविडेंस को सेंड किया जाएगा टू द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, स्टेट या रीजनल में भी कहीं भी वो सेंड करेंगे। ठीक है, विद फॉरवर्डिंग लेटर के साथ। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इस केस को रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, विद एट द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिसेप्शन पे। अब केस रजिस्टर हो गया, फिर उसके बाद क्या करा जाएगा, इस एविडेंस को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा टू द रिस्पेक्टिव डिवीजन। फॉर एग्जांपल गन वाला है तो बैलिस्टिक डिवीजन में जाएगा, ब्लड वाला है तो बायोलॉजिक डिवीजन में जाएगा। तो ये सारी डिवीजन रिस्पेक्टिव डिवीजन में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर जनरेट रिपोर्ट करते हैं। और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद फिर उसको फाइनली रिपोर्ट सेंड बैक टू द कोर्ट या पुलिस, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है उसको वहाँ सेंड कर देते हैं। तो ये था फ्लो ऑफ एविडेंस, ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में। ठीक है, समझ में आया, सिंपल था। अब मूव करते हैं हम सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है न्यूअर टेक्निक्स एंड रिसेंट एडवांसेस, जो कि है पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस एंड DNA प्रोफाइलिंग। मज़ा आएगा पढ़ने में, देखना। पॉलीग्राफी लाइट डिटेक्टर टेस्ट, आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा या फिर सुना होगा कि क्या कहते हैं कि देखो अभी मशीन एक होती है जिससे झूठ और सच सा पता चल जाता है, और देखो ये होती है, सच में होती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीग्राफी। तो पॉलीग्राफी commonly known as lie detector test is a scientific method used to detect deception based on physiological responses. It is an investigative tool used to verify the veracity of a statement made by the suspects, witness or victims. Okay? अब इसकी प्रिंसिपल यानी कि ये लाई डिटेक्टर टेस्ट है, वो किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो इसमें देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन थियोरी। ठीक है, साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन थियोरी स्पेशली रिलाइंग ऑन द बॉडीज फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। याद रखना किस पे बेस्ड है, साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन थियरी, जो कि फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के ऊपर रिलाई करता है। अंडरलाइंग अजम्पशन
इज़ डैट लाइंग इज़ ए स्ट्रेसफुल एक्टिविटी डैट रिक्वायर्स कॉग्निटिव एफर्ट। मतलब झूठ बोलना एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी माना जाता है अकॉर्डिंग टू लाई डिटेक्टर टेस्ट। ठीक है, जिसमें बोलता है अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो ये किस में चला जाता है, ये इट इज़ ए स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। लाइंग मतलब एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है जो कि कॉग्निटिव एफर्ट का रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए कॉग्निटिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन ए पर्सन कॉन्शियसली लाइज ड्यू टू फियर ऑफ डिटेक्शन और consequences देयर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर्स इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिसको स्ट्रेस रिस्पॉन्स बोलते हैं। सिंस दीज रिस्पॉन्सेज आर ऑटोमेटिक होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, द सब्जेक्ट कैन नॉट इजली कंट्रोल और सप्रेस देम, क्रिएटिंग ए मेजरेबल डिविएशन फ्रॉम देयर नॉर्मल बेस लाइन। इसलिए पता चल जाता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल था। पैरामीटर की बात करें तो देखो, द स्टैंडर्ड एनालॉग और कंप्यूटराइज पॉलीग्राफ मशीन्स रिकॉर्ड 4 मेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो भी साइमल्टेनियसली। ठीक है, या एक साथ होता है। 4 मेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस साइमल्टेनियसली, सारे एक साथ होते हैं टू क्रिएट कंपोजिट चार्ट। एक चार्ट बनता है। पहला कौन कौन से 4 मेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस, पहला रेस्पिरेशन, दूसरा है इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी, तीसरा है कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, तीसरा है प्लेथिस्मोग्राफ। तो ये 4 हैं जिसकी जिस पे क्या एनालिसिस किया था, चेक किया था। और इन चार एक्टिविटीज़ के थ्रू इसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट इस मतलब क्या कहते हैं, पता चलता है। ठीक है, मैं अब देखो रेस्पिरेशन में क्या चेक होता है, ये करते हैं मेजर्स ब्रीदिंग रेट एंड डेप्थ। ठीक है, 2 चीज़ चेक होता है। लाइंग ऑफन कॉज इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न, अगर कोई झूठ बोल रहा था ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल होल्डिंग ए ब्रीथ, किसी ने सांस को होल्ड कर रखा हो, या फिर बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, या फिर शैलो पेंटिंग हो जाएगी, एज द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर ए स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को क्या करने के लिए, यानी कंपनसेट करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ब्रेथ किसी ने होल्ड कर लिया, कोई रैपिड हो गया, किसी को शैलो पेंटिंग्स हो गई, तो इस तरीके से वो पता चल जाता है लाई डिटेक्टर मशीन को कि हाँ चेंजेस आए। इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी में क्या होता है, मेजर्स स्किन कंडक्टिविटी और स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी। ये क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रोडर्मल, डर्मल से क्या है, स्किन से रिलेटेड बातें हो रही है, तो ये क्या मेजर है, स्किन कंडक्टिविटी और स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी। दिस इज ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट सेंसिटिव पैरामीटर्स। स्ट्रेस ट्रिगर्स द इक्रिन स्वेट ग्लैंड्स। स्ट्रेस होता क्या है, ऐसा क्या होता है जो स्किन में जो चेक है, जो कंडक्टिविटी सब चीज़ चेक कर जाती है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से, देखो अगर किसी ने झूठ बोला, झूठ बोलने का मतलब उसने स्ट्रेस हार्मोन रिलीज किया। स्ट्रेस होने की वजह से क्या होगा, एक्रिन जो स्वेट ग्लैंड है, एक्रिन स्वेट ग्लैंड वो क्या हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। और ये कहाँ पे, स्पेशली ऑन द फिंगर टिप्स। और अगर ट्रिगर हो गई तो क्या हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, बढ़ जाएगी स्किन की, इंक्रीजिंग द स्किन मॉइस्चर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ में आया। अब देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, मेजर्स ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट। ओके, द फियर ऑफ बीइंग कॉट कॉज द हार्ट टू बीट फास्टर, ब्लड प्रेशर टू राइज एज द बॉडी पंप्स मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल्स। ठीक है, ये पता चल जाता है जो थोड़ा सा भी चेंजेस होते हैं ना, जैसे अभी नॉर्मल था, अब एकदम से झूठ बोला, स्ट्रेस हार्मोन जैसे रिलीज हुआ, तो ये सारी चीज़ें होने लगती है शरीर के अंदर, जो कि ऑटोमेटिक होती है और मशीन फट से उसको डिटेक्ट कर लेती है कि चेंजेस हुए हैं। प्लेथिस्मोग्राफ, ये क्या होता है, मेजर्स ब्लड वॉल्यूम चेंजेस इन फिंगर टिप्स। सारे चेंजेस हैं, सब में चेंजेस हैं, सब किसी में ब्लड प्रेशर है तो किसी में पल्स रेट है, तो किसी में क्या मॉइस्चर है, तो किसी में रेट है, जैसे ब्रीदिंग रेट हो गया। ये सारे सब में चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन की वजह से होते हैं। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक होने की वजह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, आसानी से मशीन उसको डिटेक्ट कर लेती है। तो मेजर्स ब्लड वॉल्यूम चेंजेस इन फिंगर टिप्स, this detects minute changes in the blood flow or that occurs during the psychological stress which might not be visible in general blood pressure readings. Okay, तो 4 जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो समझ में आ गया होगा, आई होप। अब चलते हैं आगे, देखते हैं प्रोसीजर इसका क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर इन दिस लाई डिटेक्टर टेस्ट का। तो सबसे पहले टेस्ट इज कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड क्वाइट इन्वायरमेंट टू मिनिमाइज आउटसाइड डिस्ट्रक्शन। ओके, सबसे पहले प्री टेस्ट इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर ये देखो, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज, द एग्जामिनर बिल्ड्स ए रैपिड विद सब्जेक्ट। रैपिड इसमें क्या होता है, रैपिड मतलब होता है ना कि बोलते हैं ना कि फ्रेंडली रिलेशनशिप, मतलब कि उसको, ताकि जो एग्जामिनर होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, वो कंफर्टेबल फील कर पाए जब बात करे, क्योंकि उसमें सवाल जवाब पूछा जाएगा। तो अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा तो ऑलरेडी उसमें मशीन सारे जो होंगे, सारे चेंजेस होंगे, ऑलरेडी दिखा रहे होंगे सारी चीज़ें, क्योंकि डरा हुआ होगा, डरने की वजह से हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सब्जेक्ट को क्या करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए सबसे पहले प्री टेस्ट इंटरव्यू किया जाता, ताकि वो अच्छे से जो सवाल पूछेगा उनके और सब्जेक्ट के बीच में अच्छे से रिलेशन बन पाए और कंफर्टेबल हो पाए। ठीक है, उसके लिए तो एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर, वो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं, ऑब्टेन्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और कंसेंट लेते हैं। ठीक है, क्रूशियली द एग्जामिनर डिस्कस द क्वेश्चंस बिफोर हैंड, यानी कि पहले होने से पहले एग्जामिनर क्वेश्चन डिस्कस करता है उससे, टू इंश्योर द सब्जेक्ट अंडरस्टैंड देम कंप्लीटली, ताकि वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। दिस फेज एस्टेब्लिशेज एज फिजियोलॉजिकल बेस लाइन और नॉर्मल स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल स्टेट के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि अगर जब बोला जाए, जब रियल टेस्ट होगा तो उसमें चेंजेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इन टेस्ट फेज में क्या होता है, प्री टेस्ट हो गया, अब इन टेस्ट फेज में
अब इसमें चार्ट रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि अब चारों जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसमें रिकॉर्ड होना स्टार्ट होता है। तो सेंसर्स जो होते हैं अटैच करे जाते हैं, एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन सेट इज आस्क्ड व्हाइल द मशीन रिकॉर्ड्स रिस्पॉन्स, यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मशीन रिकॉर्ड करता है उसके रिस्पॉन्स को। अब इसमें कितने तरह के, 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो रेलिवेंट क्वेश्चन होता है, फिर कंट्रोल, एक सेकंड, 4 नहीं होता, 3 ही होता है वैसे देखा जाए तो। रेलिवेंट क्वेश्चन होता है, कंट्रोल क्वेश्चन होता है, न्यूट्रल क्वेश्चन होता है। ये तो पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू है, यानी कि उसके बाद इंटरव्यू के बाद उसको एग्जामिन कराया जाता है, एनालाइज कराया जाता है, उसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं। पहले रेलिवेंट क्वेश्चन होता है। रेलिवेंट क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक क्राइम अंडर द इन्वेस्टिगेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिड यू स्टैब मिस्टर एक्स ऑन द नाइट ऑफ द 5th, यानी ये सब चीज़ें जो उसको पता है, सब चीज़ें, इसलिए इसको रेलिवेंट क्वेश्चन बोला है। कंट्रोल क्वेश्चन मतलब डिज़ाइन टू प्रोवोक स्ट्रेस इन ट्रूथफुल पीपल, जो बंदा सच है, जो सच्चा है, उसके लिए ये सारी चीज़ें करी जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा होगा, जिसने मर्डर किया उसको तो रेलिवेंट हाँ मैं किया है, या फिर उसको झूठ बोलना होगा तो नहीं किया, डर के ऐसे बोल रहा है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं लेगा, क्योंकि उसने किया है, उसको डायरेक्ट ना ही बोलना है वो तो इसलिए। लेकिन जो बंदा किया नहीं है, वो फंस गया उसके अंदर, तो ये सच्चे लोगों के लिए कंट्रोल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो इसका समझा रखा है कि हैव यू एवर लाइड, जैसे ये क्वेश्चन है कंट्रोल क्वेश्चन में एक टाइप बता रखा है, हैव यू एवर लाइड टू गेट आउट ऑफ ट्रबल, यानी कभी आपने झूठ बोला है ट्रबल से छुटकारा पाने के लिए। दिस प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। ए गिल्टी पर्सन, देखो यहाँ पे बता रखा है, ए गिल्टी पर्सन रिएक्ट्स मोर टू रिलेवेंट क्वेश्चन, जो गिल्टी पर्सन होगा वो रिलेवेंट क्वेश्चन के लिए रिएक्ट मोर करेगा, ठीक है। और जबकि हालांकि जो इनोसेंट पर्सन होगा रिएक्ट्स मोर टू कंट्रोल क्वेश्चन, और जो इनोसेंट पर्सन होगा कंट्रोल क्वेश्चन पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा, और जो गिल्टी पर्सन होगा वो रिलेवेंट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि उसे पता है कि मैंने किया है तो वो इस पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा, और जिसने कुछ किया नहीं वो कंट्रोल क्वेश्चन पे ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से वो पता चल जाएगा कि सच है या झूठ है। न्यूट्रल क्वेश्चन पूछा जाता है, इररिलेवेंट टू क्राइम, न्यूट्रल वो इसलिए पूछा जाता है ताकि उसको सब्जेक्ट को नॉर्मल लेकर आ जाए, रिलैक्स पोजीशन में लेकर आ जाए, ठीक है। आर यू सिटिंग इन ए चेयर, ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दिस हेल्प द सब्जेक्ट रिलैक्स एंड रिटर्न टू बेस लाइन बिटवीन द स्ट्रेसफुल क्वेश्चन। अभी पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू होता है जिसमें क्या होता है, एग्जामिनर एनालाइज द ग्राफ फॉर कंसिस्टेंट डिसेप्टिव पैटर्न्स, उसमें बाद ग्राफ को एनालाइज करता है वो। दिस में देन डिस्कस द रिजल्ट विद द सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ पूछताछ करता है। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन एनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन विच समटाइम्स लीड्स टू ए कन्फेशन, जिसके बाद कभी कभी जो सब्जेक्ट होते हैं वो कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैंने करी है, ठीक है। अब लीगल स्टेटस की बात करते हैं, इतना कर लिया उसके बाद क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा है कि नहीं, कोर्ट में इसका कुछ एविडेंस लेके जाए, कोर्ट क्या इस एविडेंस को मानेगा कि नहीं, क्या फ़ायदा इतना करने से। अब इसमें देखो एक है सेल्वी वी होगा, ठीक है, वर्सेज नहीं है, वी होगा, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। सेल्वी वी स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सेल्वी वी स्टेट ऑफ कर्नाटका एक लैंडमार्क जजमेंट को बोलते हैं, ठीक है। ये एक जजमेंट है जो 2010 में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। सेल्वी वी स्टेट ऑफ कर्नाटका इज़ ए लैंडमार्क जजमेंट इसको बोला गया, क्यों, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस और BOS कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट द सब्जेक्ट्स वॉलेंट्री कंसेंट, यानी कि आप जब तक सब्जेक्ट्स कंसेंट नहीं देता तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते सब्जेक्ट के ऊपर। फोर्सिंग ए सब्जेक्ट टू अंडरगो दिस टेस्ट वायोलेट्स द आर्टिकल 20 सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन, एंड आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यानी कि इसके आर्टिकल यानी कि कानून के उल्लंघन करोगे अगर आप ज़बरदस्ती उसको फोर्स किया इस टेस्ट को देने के लिए, तो ठीक है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कि सेल्वी वी स्टेट ऑफ कर्नाटका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर इवन विथ कंसेंट, अगर आपने कंसेंट के साथ भी आपने अगर ये टेस्ट किया तो रिजल्ट्स आर नॉट एडमिसिबल एज प्राइमरी एविडेंस, उसको प्राइमरी एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा कोर्ट में, ठीक है। एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और मटेरियल एविडेंस डिस्कवर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फाइंडिंग इन हिडन वेपन बेस्ड ऑन टेस्ट इज एडमिसिबल अंडर द सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसको मतलब उसको माना जाएगा कि हाँ ये इसको एविडेंस है अंडर द सेक्शन 27, ठीक है। ये था अपना पॉलीग्राफी। अब मूव करते हैं नार्को एनालिसिस की तरफ, जो कि है ट्रूथ सीरम टेस्ट भी बोलते हैं, ट्रूथ सीरम टेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं नार्को एनालिसिस होता क्या है। नार्को एनालिसिस इज ए साइकोथेराप्यूटिक एंड फोरेंसिक टेक्निक यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सब्जेक्ट्स सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सबकॉन्शियस माइंड से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड दे माइट बी सप्रेसिंग और कंसीलिंग, जिसको वो छुपा रहा हो या सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द कॉन्शियस माइंड एक्ट एज सेंसर फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन बिफोर वी स्पीक, ठीक है। कॉन्शियस माइंड बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, सेंसर की तरह काम करता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है जब भी हम कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। लाइंग इज ए कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस दैट रिक्वायर्स इमेजिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉल्स स्टोरी बाय इंड्यूसिंग, और देखो लाइंग क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है।
जो कि क्या करना है, रिक्वायर्स इमेजिनेशन और मेंटेनेंस ऑफ फॉल्स स्टोरी। लेकिन जब बाय इंड्यूसिंग द सेमी कॉन्शियस स्टेट यानी हिप्नोटिक ट्रांस में उसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट्स इनिबिशन आर लोवर्ड, ठीक है, एंड दिस कॉन्शियस सेंसरशिप इज न्यूट्रलाइज्ड। इन दिस रिलैक्स्ड स्टेट में क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इन्वेंट ए लाई इज अनअवेलेबल, ठीक है। इन दिस रिलैक्स्ड स्टेट यानी कि सब सेमी कॉन्शियस स्टेट में क्या होगा, जो एनर्जी है जो कि क्या करता है, लाई को यानी झूठ बोलता है, उसके लिए वो अनअवेलेबल हो जाएगा, और मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू फैब्रिकेट फॉल्सहुड, और फिर झूठी बातें बनाना, झूठी बातें गढ़ना, वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी उसके लिए इन सेमी कॉन्शियस स्टेट में। कंसिक्वेंटली द पर्सन बिकम्स मोर टॉकेटिव एंड मोर लाइकली टू डेवलप द ट्रूथ और रिप्रेस्ड मेमोरीज। अब इसमें ड्रग्स कौन सा यूज़, देखो सेमी कॉन्शियस स्टेट माइंड में स्टेट करना है, उस स्टेट में लाने के लिए हमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि है ट्रुथ सीरम, ठीक है। और ट्रुथ सीरम का मतलब ऐसा नहीं कि वो उसको ड्रग देने के बाद सच बोलने लगेगा, ये एक मिसनोमर है, ठीक है। ड्रग्स एक्ट एज सीडेटिव्स होते हैं, जो कि क्या होता है, ये मैजिक पोर्शन नहीं होता है। द मोस्ट कॉमन ड्रग्स यूज्ड एज सीडेटिव्स आर सोडियम पेंटोथल, जिसको सोडियम थायोपेंटल भी बोलते हैं, या फिर सोडियम एमाइटल भी बोलते हैं, ये एमिटल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दो हैं जो सीडेटिव्स हैं जो इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। और फिर ये नार्को एनालिसिस में, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू बारबिट्यूरेट्स क्लास ऑफ ड्रग्स विच डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्लोइंग डाउन द ब्रेन एक्टिविटी। प्रोसीजर की बात करें तो इसमें कैसे होता है प्रोसीजर इज स्ट्रिक्टली मेडिकल एंड मस्ट बी कंडक्टेड इन हॉस्पिटल सेटअप, ठीक है। मेडिकल चेकअप होता है पहले, क्योंकि हम ड्रग्स देने वाले हैं तो उसके लिए मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है। इसमें चेक करते हैं सब्जेक्ट्स का हार्ट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी कंडीशन टू इंश्योर दे कैन विथ स्टैंड द सीडेशन, ड्रग्स को सहन कर पाए, इसलिए सारे मेडिकल चेकअप होता है। उसके बाद एक्सपर्ट जो होते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को इंट्रावीनसली, इंट्रामस्कुलर नहीं है, इंट्रावीनसली है, ठीक है। ड्रग इज टिपिकली डाइल्यूटेड विद द डेक्सट्रोज सलाइन एंड एडमिनिस्टर्ड स्लोली। फिर द डोज इज़ केयरफुली रेगुलेटेड एंड टू मेंटेन द पर्सन इन ए ट्वाइलाइट स्टेट, मतलब सेमी कॉन्शियस स्टेट में उसको मेंटेन करने के लिए डोज को रेगुलेट किया जाता है। वेयर दे आर नाइदर फुल्ली एस्लीप नॉर फुल्ली अवेक, ना ज़्यादा ना बिल्कुल सो रहा हो, ना ही बिल्कुल जगा हुआ हो, बिल्कुल बीच के स्टेट में लाके उसको छोड़ा था। इफ़ द डोज इज़ टू हाई दे फॉल एस्लीप, इफ़ द टू लो तो दे रिमेन फुल्ली कॉन्शियस एंड कैन लाई। तो ये थोड़ा सा डोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादा दे दिया तो सो जाएगा, कम दिया तो फिर भी कॉन्शियस रहेगा और झूठ बोल सकता है। इंटरोगेशन में देखें तो वंस द ट्रांस इज अचीव्ड, जैसे ही इस स्टेट सेमी कॉन्शियस स्टेट अचीव होता है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आस्क केयरफुली फ्रेम्ड क्वेश्चंस। द एंटायर सेशन इज वीडियो रिकॉर्डेड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड लेटर एनालिसिस। रिकवरी की बात करें तो सब्जेक्ट इज अलाउड टू वेक अप नेचुरली, द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग यूजुअली वियर ऑफ क्विकली, बट ऑब्जर्वेशन इज कंटिन्यू अंटिल फुल अलर्टनेस रिटर्न, ठीक है। ये प्रोसीजर थे। इसमें लिमिटेशन क्या है, द टेक्निक इज़ नॉट फुल प्रूफ, ठीक है, इसको फुल प्रूफ नहीं मानते हैं। हार्डन्ड क्रिमिनल, ए पर्सन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर और द समवन हु हैज़ रिहर्स्ड ए लाई एक्सटेंसिवली कैन डिसीव द एग्जामिनर, ओके, इसलिए इसको फुल प्रूफ नहीं माना जाता। ए सब्जेक्ट बिकम्स हाईली सजेस्टिबल इन दिस स्टेट, मीनिंग दे माइट एग्री टू फॉल्स सजेशन मेड बाय द एग्जामिनर, ठीक है। रिसेंट एडवांस की बात करें, इट इज़ नाउ रेयरली यूज्ड इन आइसोलेशन, इट इज़ ऑफन यूज्ड इन कंजक्शन विद ब्रेन मैपिंग, ठीक है, जिसको BEOS बोलते हैं, टू क्रॉस वेरीफाई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन प्रोवाइडिंग मोर रोबस्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर फाइंडिंग, ठीक है। तो इसके साथ अपना नार्को एनालिसिस होता समाप्त। अब देखते हैं DNA प्रोफाइलिंग, ठीक है। DNA प्रोफाइलिंग इज वाइडली रिगार्डेड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन, यूटिलाइजिंग द यूनिक जेनेटिक ब्लूप्रिंट इनहेरेंट इन एवरी इंडिविजुअल। फादर ऑफ DNA प्रोफाइलिंग आपको पता ही है, नीट करके आया सर एलेक जाफरी, जो कि ग्लोबल फादर ऑफ DNA प्रोफाइलिंग, और इंडिया के हैं डॉक्टर लालजी सिंह, ठीक है। अब देखते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात कर लेते हैं। देखो हमें बताते हैं कि वाइल 99.9% ऑफ ह्यूमन DNA इज आइडेंटिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये करना होता है शेयर्ड सिमिलर ट्रेड्स लाइक 2 आइज 2 लेग्स, सबके सेम, ह्यूमन है तो ज़्यादातर तो सेम ही होंगे ना, ठीक है। इसलिए 99.9% ऑफ ह्यूमन DNA क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं। रिमेनिंग 0.1% डिटरमाइंस आर इंडिविजुअलिटी। नॉन कोडिंग रीजन की बात करें तो फोरेंसिक साइंस फोकसेस ऑन दिस नॉन कोडिंग रीजन, जिसको जंक DNA बोलते हैं, विच कंटेन रिपीटेटिव सीक्वेंस, जिसको बोलते हैं VNTR, जिसका फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, या STR शॉर्ट टर्म रिपीट्स, ठीक है। दीज पैटर्न्स वरी सिग्निफिकेंटली इन द नंबर ऑफ रिपीट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, मेकिंग दम यूनिक जेनेटिक बार कोड। ये देखो मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप नीट में पढ़ के आए हो, ठीक है, ये आपको पता होगा, सिंपल है। तो स्टेप्स इन DNA प्रोफाइलिंग में क्या क्या था, आपको भी ये चीज़ पता है कैसे कैसे DNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सैंपल कलेक्शन होता है पहले, ठीक है, क्राइम सीन से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन सोर्सेज इंक्लूड ब्लड, सलाइवा, हेयर, रूट, सीमेन, बोन मैरो, ये सारी चीज़ें कलेक्ट होता है, ठीक है, उसको प्रिजर्व किया जाता है।
फिर उसके बाद डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? केमिकल रिएजेंट्स आर यूज टू ब्रेक ओपन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए और न्यूक्लियर इन्वॉल्व को ब्रेक करने के लिए हम केमिकल रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद डीएनए, देखो ये सारे न्यूक्लियर इन्वॉल्व हट गया, सेल मेम्ब्रेन हट गया, तो उसके बाद डीएनए निकल जाएगा। फिर डीएनए को फिर वहाँ से निकालते हैं, उसके बाद प्यूरीफाई करते हैं फ्रॉम प्रोटीन अदर सेलुलर डेब्रिज से। फिर क्वांटिटेशन में देखें तो लैब मेजर्स एग्जैक्टली हाउ मच ह्यूमन डीएनए हैज़ बीन रिकवर्ड टू इंश्योर देयर इज इनफ फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेप्स। अब इसके लिए क्या करेंगे? एम्पलीफिकेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? दिस ऑफन डिस्क्राइब द मोलिकुलर फोटोकॉपिंग यूज्ड स्पेसिफिक प्राइमर्स एंड एंजाइम्स। द पीसीआर मशीन replicates the specific target region, ठीक है, of the DNA millions of times, और दिस अलाउ द एनालिस्ट टू क्रिएट ए फुल प्रोफाइल इवन फ्रॉम टीनी और डिग्रेडेड सैंपल्स। एम्पलीफिकेशन का ये फ़ायदा होता है, ठीक है, यानी कि डिग्रेडेड या टीनी सैंपल से भी हम फुल प्रोफाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ इन मोर नंबर ऑफ डीएनए भी कर सकते हैं, मतलब एक डीएनए से ढेर सारा डीएनए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फ़ायदा है एम्पलीफिकेशन का। सेपरेट इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पढ़ा है। द एम्पलीफाइड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज। मॉडर्न लैब्स में कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है, ठीक है, वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट पुल्स द डीएनए थ्रू थिन ट्यूब। स्मॉलर फ्रैगमेंट्स मूव फास्टर देन लार्जर वंस। फिर एनालिसिस होती है। कंप्यूटर डिटेक्ट्स द लेजर एक्साइटेड फ्लोरेसेंट टैग्स ऑन द डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड कन्वर्ट द डेटा इनटू द इलेक्ट्रोफीरोग्राम। ये ग्राफिक इस पिक्स यानी कि उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। द एनालिस्ट कंपेयर द पिक्स ऑफ द क्राइम सीन्स सैंपल विद द रेफरेंस सैंपल, जो कि चेक होता है, मैच करते हैं फिर उससे। सिंपल तो ये सारी चीज़ें। अब ये टॉपिक वैसे देखा जाए तो समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारे टॉपिक में एक वो भी था, रिसेंट एडवांसेस की बात हुई थी, तो रिसेंट एडवांसेस भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। रिसेंट एडवांसेस इन डीएनए टेक्नोलॉजी में शॉर्ट टैंडम रिपीट्स हमने देखा था उसमें, ठीक है। व्हाट इज इट? द मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इट टारगेट्स मच शॉर्टर डीएनए ऑफ मच शॉर्टर चेन्स ऑफ डीएनए। शॉर्ट टैंडम रिपीट इसलिए बोला क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या करते हैं, बहुत छोटे चेन ऑफ डीएनए का इस्तेमाल होता है कंपेयर टू द ओल्डर वीएनटीआर के कंपेरिजन में बहुत छोटे होते हैं। एडवांटेज इसका ये होता है कि टारगेट स्टैंड्स आर शॉर्टर, दे आर लेस लाइकली टू ब्रेक। ये टूटना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत छोटे होंगे। दिस मेक्स एसटीआर शॉर्ट टर्न रिपीट्स एनालिसिस हाईली इफेक्टिव फॉर डिग्रेडेड और ब्रोकन डीएनए फाउंड इन द ओल्ड स्केलेटन रिमेन्स और इन्वायरमेंटल सैंपल्स वेयर ओल्डर मेथड्स वुड फेल, ठीक है। LCN मतलब लो कॉपी नंबर बोलते हैं। और ये क्या होता है? दिस इज अल्ट्रा सेंसिटिव टेक्निक है डिजाइन टू जनरेट डीएनए प्रोफाइलिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एम्पलीफिकेशन की देखें, इट कैन रिकवर डीएनए फ्रॉम स्किन सेल्स लेफ्ट बिहाइंड जस्ट बाय टचिंग एन ऑब्जेक्ट ब्रीफली। देख रहे हो, ये है एडवांस टेक्नोलॉजी। कॉमन एग्जांपल्स इन इंक्लूड डीएनए फ्रॉम स्टीयरिंग व्हील से डीएनए निकाल सकता है, यानी कि, और फिर एक गन हैंडल से भी, डोर नॉब, क्लोथिंग वेयर द परपेट्रेटर ग्रैब द विक्टिम, ये सारी चीज़ों से भी हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल एनालिसिस, ये क्या है? mitochondrial DNA analysis. This technique analyze the DNA found in the mitochondria rather than the nucleus, ठीक है, the cell's power plant. अब देखते हैं एडवांटेज क्या है। mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस का क्या फ़ायदा है? इट्स प्रेजेंट इन थाउजेंड ऑफ कॉपीज पर सेल्स, मेकिंग इट मच मोर रोबस्ट. इट इज़ मेथड ऑफ चॉइस फॉर सैंपल्स वेयर डीएनए इज डिस्ट्रॉयड सच एज chaired bodies, ancient bodies, of a hair shaft without roots. Since it is inherited strictly from the mother, it is used to trace the maternal lineage and identify missing person by comparing with the maternal relatives, ठीक है। इसके ये फ़ायदे हैं। और इसी तरह माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल के लिए हो गया। और फिर YSTR एनालिसिस होता है, जो कि देखो ये फादर से रिलेटेड होता है, ठीक है। दिस इज मेथड इज स्पेशली टारगेट्स द मार्कर्स ऑन द Y क्रोमोसोम विच इज़ फाउंड ओनली इन द मेल्स एंड इज पास्ड ऑन फ्रॉम मदर टू सन। इसका एडवांटेज ये है, इट इज़ क्रूशियली इन सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में इन्वॉल्विंग ए मेल परपेट्रेटर एंड फीमेल विक्टिम। इन स्टैंडर्ड एनालिसिस में ए हाई अमाउंट ऑफ फीमेल डीएनए ऑफन मार्क्स द मेल डीएनए, बट इन YSTR इग्नोर्स द फीमेल डीएनए entirely and isolating the male profile to identify the attacker, ठीक है। सिंपल फटाफट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। रैपिड डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसमें बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इतने सारे एडवांसेस हैं। आप सिर्फ नाम भी लिख दोगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। मुझे मेरे 5 नंबर को तो आएंगे, कितने ही आएंगे इसमें से। एडवांसेस की बात करें रैपिड डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो इन्वॉल्व्स फुली ऑटोमेटेड पोर्टेबल डेस्कटॉप इंस्ट्रूमेंट दैट कैन टेक ए चीक स्वैब एंड जनरेट ए स्टैंडर्ड डीएनए प्रोफाइल इन लेस देन 90 मिनट्स। देख रहे हो कितना फास्ट है, इसलिए रैपिड डीएनए टेक्नोलॉजी बोला इसको। दिस अलाउज फॉर रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन एट बुकिंग स्टेशन, बॉर्डर कंट्रोल, मास डिजास्टर साइट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेन क्रैश हो गया, वेयर वेटिंग वीक्स फॉर ए लैब रिपोर्ट इज नॉट फिजिबल। NGS मतलब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की बात करें तो वाइल करंट मेथड मेजर द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, NGS रीड्स द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसके फ़ायदे हैं, कंपेटेबिलिटी वो आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसी के साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।